तो एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल के पासबानों ने एक पोटेंशियली कमाल चीज़ को तबाह कर दिया। अच्छी हाइलाइट्स वगैरह की बात करना चाहूँगा और उसमें सबसे ऊपर मैं कहना चाहूँगा एतज़ाज़ हुसैन। लेकिन 2 नाम जो सबसे मेरे ख़्याल से धमाकेदार हैं इस लिस्ट के अंदर वो हैं कलीमुल्लाह और दूसरा नाम है सद्दाम हुसैन। अब मैं सोच रहा हूँ कि खुद कुछ ना बोलूँ और कोई पुरानी वीडियो चला दूँ अपनी। 3-4 साल से जिस तरह कि मैंने कहा है मैं वही बकवास कर रहा हूँ, सारे वही बकवास कर रहे हैं जो कि इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। हम क्या डफ़र हैं, हम पागल हैं क्या? मतलब अगर आप बेसिक्स ठीक कर लेते ना, तो यू वुड प्रोबब्ली गेट अ विन इन दिस मैच। सॉरी मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, लेकिन मेरा पहली बार वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। 3-4 साल से हर प्रीव्यू वीडियो में मैं वो ही बातें करता हूँ। 8 दिन का ट्रेनिंग कैंप, कोई लीग नहीं है, कोई अजीब से सिलेक्शन डिसीजंस होते हैं बीच में, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। लगता है बस ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम ये पहला और आखिरी मैच खेल रही है, इसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगी और इससे पहले भी नहीं करती थी। इस पॉइंट पे जेन्युइन जो है ना, अपनी कोई सी भी पुरानी वीडियो मैं चला दूँ तो वो भी चल जाएगी भाई। नई वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ख़ैर आप सबके लिए अब दोबारा मैं ये कश करने बैठा हूँ। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और ये है प्रेसिंग मैटर्स पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की जानिब से मैं बहैसियत प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट जर्मनी में एफसी न्यूरनबर्ग के लिए काम करता हूँ और पाकिस्तान 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अफ़गानिस्तान के साथ एक फ़ुटबॉल मैच खेल रही है जिसकी वजह से मैं अपना मूड ख़राब कर रहा हूँ, कैमरे की तरफ देख के चीख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये मैच जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगा और एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स की जो ग्रुप स्टेजेस हैं, उसको आगे लेके चलेगा ये मैच। जब ये फिक्सचर अनाउंस हुआ था, तो मैंने सोचा था कि यार ये एक कमाल ओकेज़न होगी। मैं बहुत एक्साइटेड था, आई एम श्योर काफ़ी फैन्स भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि होम क्राउड के सामने, जो कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में होम क्राउड अगर आप प्रॉपरली लेके आओ, अगर आप प्रॉपरली उनको एनकरेज करो, तो कमाल होम क्राउड हो सकता है। सऊदी अरेबिया के खिलाफ हमने देखा, कैम्बोडिया के खिलाफ हमने देखा। होम क्राउड के सामने हमारे हमसायों के खिलाफ हमारे पास अफ़गानी कम्युनिटी पाकिस्तान में भी मौजूद है, वो भी आई एम श्योर मैच के लिए आए हैं। ये स इस सब को सोच के मैंने कहा था यार कि एक कमाल ओकेज़न होगी और आई विश कि मैं पाकिस्तान होता है इसको देखने के लिए स्टेडियम में। लेकिन अब सिर्फ़ 6 दिन पहले टिकट्स का पता लग रहा है, वो भी 4000 की पता नहीं सबसे उन्होंने टिकट्स 4 2000 इतनी महँगी-महँगी टिकट्स उन्होंने रखी हैं। 6 दिन पहले बता रहे हैं, लोगों ने पूरे पाकिस्तान से आना होता है, जो कि वो पिछले मैचेस के लिए आए हैं। वो अब पता नहीं किस तरह आएँगे लोग, फ्लाइट्स सारा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किस तरह करेंगे। कैंप जो फुटबॉल मैच का कैंप है, वो सिर्फ़ 7-8 दिन पहले शुरू हुआ है। डायस्पोरा प्लेयर्स को अभी तक अपैरेंटली पता नहीं चला कि ट्रैवल अरेंजमेंट्स क्या हैं, क्या सिचुएशन होगी, सब कुछ हवा में है। तो एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल के पासबानों ने एक पोटेंशियली कमाल चीज़ को तबाह कर दिया। और आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। ख़ैर अफ़गानिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान एक बार फिर रिवर्स फिक्सचर अगर आप इसे कह लें 14 अक्टूबर को होगा और वो ग्रुप फ़ेज़ का हमारा जो है पाकिस्तान का 4th मैच होगा। और फिर हम कैम्बोडिया सॉरी म्यांमार और सीरिया के खिलाफ जो है वो आखिरी 2 मैचेस खेलेंगे और वो मेरे ख़्याल से बाद में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये सब तो अपनी जगह हो रहा है लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल में एक जो काम की चीज़ ऑन द ग्राउंड हुई है जिसका मुझे पता है वो है मैदान की ऐप उसको आप ज़रूर चेकआउट करें अगर आप पाकिस्तान में हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप मैदान की ऐप डाउनलोड करके फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं खेल सकते हैं आसपास टीम्स चेकआउट कर सकते हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं टूर्नामेंट्स करा सकते हैं और ये फीचर्स सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं पैडल क्रिकेट बाकी सब स्पोर्ट्स के लिए भी है तो इनको ज़रूर चेकआउट करें और दूसरी चीज़ अगर आप OTM15 प्रोमो कोड इस्तेमाल करें OTM15 तो आपको 15% जो है वो ऑफ मिलेगा बुकिंग्स पे भी और मर्चेंडाइज पे भी जो इनके स्टोर में अवेलेबल हैं। खैर मैच की तरफ आएँ तो सबसे पहली बात मैं स्क्वाड की करूँगा क्योंकि स्क्वाड पे काफ़ी कुछ है बोलने वाला। अभी तक पूरा स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ लेकिन 37 प्लेयर्स जो हैं वो कैंप के लिए बुला लिए गए हैं और उसमें से सोलानो ने 23 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो प कोच को हमने कहा है कि भाई 7-8 दिन में
पूरी से पूरी तुम अपना जो है ना वो तुम्हारे लिए हम काम मुश्किल करते हैं, तुम्हें हम इतने ज़्यादा प्लेयर देखेंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगे भाई, हम अब इनमें से मैं किसको सिलेक्ट करूँ? तो हमने ज़रा उसको जो है ना इस काम पे लगा दिया। और आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ रही होगी जो 37 प्लेयर जो हैं वो अनाउंस और लाइक जिनको बुलाया गया। सबसे पहले तो मैं अच्छी हाइलाइट्स वगैरह की बात करना चाहूँगा और उसमें सबसे ऊपर मैं कहना चाहूँगा एतज़ाज़ हुसैन। एतज़ाज़ हुसैन एक ऐसा नाम है जो आपने पहले सुना होगा पाकिस्तान फुटबॉल से जो मुंसलिक है एक नाम। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के सबसे डेकोरेटेड फुटबॉलर और कुछ लोगों के बकौल पाकिस्तान के सबसे गिफ्टेड फुटबॉलर जो अभी तक पाकिस्तान के लिए नहीं खेले अनफॉर्चुनेटली। ये चीज़ कोई 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन फॉर वन रीज़न और द अदर आपको पता है कि ये नहीं हुई लेकिन अब फाइनली अपैरेंटली ही विल मेक हिज़ डेब्यू इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड पाकिस्तान के अंदर सो दैट विल बी अमेजिंग। 4 टाइम नॉर्वेजियन लीग विनर, 3 टाइम नॉर्वेजियन कप विनर मोल्डे एफसी का आपको पता है चैंपियंस लीग में खेले हुए हैं तो ही हैज़ प्लेड अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग और द यूरोपा लीग बट खैर हम इवन दो एतज़ाज़ जो हैं वो अपनी पीक से प्रॉब्ली आगे निकल चुके हैं 32 साल की उम्र में, लेकिन हम यूरोपियन पेडिग्री और क्वालिटी फिर भी एक हाई लेवल की ऐड करें एतज़ाज़ हुसैन के थ्रू। दूसरा नाम आदिल नबी, ये दोनों नाम रिलेटेड थे क्योंकि इन दोनों का अपैरेंटली स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ को फड्डा हो गया था, तो इसलिए खेल नहीं रहे थे। बट आदिल नबी भी अब टीम में आ रहे हैं। आदिल नबी वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन के लिए खेले हुए हैं यूथ फुटबॉल और फिर आगे ग्रीस और बाकी यूरोपियन ममालिक में भी खेले हुए हैं। और अब आई थिंक ही विल आल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ अटैकिंग क्वालिटी टू पाकिस्तान। अम, और मैं बस एक्साइटेड हूँ देखने के लिए एतज़ाज़ और आदिल नबी किस तरह पाकिस्तान को एक एक एक्स्ट्रा अटैकिंग बाइट दे सकते हैं जो हमारे लिए बहुत मिसिंग रहा है। और तीसरा नाम जो है बहुत ज़रूरी उसके बारे में बात करूँगा वो उनका आपको ऑलरेडी पता है ओतिस खान, वो भी टीम से ज़रा साइडलाइन हो चुके हुए थे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर, लेकिन अब भी वो भी वापस आ रहे हैं। उन्होंने भी अपना क्लब बदल लिया है, अब वो मलेशिया में खेल रहे हैं और आई थिंक अब उनको रेगुलर फुटबॉल मिल रही है, वो खेल रहे हैं और अब वो वापस टीम में आएँगे, तो पाकिस्तान का काफ़ी फ़ायदा होगा। हारिस ज़ेब आपको पता है ऑकलैंड में खेलते हैं, क्लब वर्ल्ड कप में खेले बायर्न म्यूनिख वगैरह के खिलाफ। अम, इनका नाम भी ऑनलाइन पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी में काफ़ी लिया जा रहा था और अब ये भी शामिल हैं टीम के अंदर या एटलीस्ट द प्लेयर्स हू आर बीइंग कंसिडर्ड। और ईसा सुलेमान अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं है क्योंकि उनकी एसीएल इंजरी में एक सेटबैक आ गया था तो वो अभी और देर के लिए बाहर हैं। और एक और चीज़ जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि यूसुफ बट का नाम इस पूरी लिस्ट से मिसिंग है। और मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही इसकी वजह क्या हो सकती है क्योंकि यूसुफ बट कि कोई कमिटमेंट नहीं डाउट कर सकता यूसुफ बट की, कोई पैशन नहीं डाउट कर सकता यूसुफ बट का पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। आपने अगर नहीं देखा तो हमारा इंटरव्यू चेकआउट करें हमने यूसुफ बट का मैंने इंटरव्यू किया था यूसुफ बट का। और यूसुफ बट जितनी भी मेरी उनसे इंटरैक्शन हुई है, वो एक ऐसे बंदे हैं जो मुझे लगता है कि अगर वो ना भी खेलते, लाइक उन लेट्स से वो पे 40 साल के हो गए हैं, कोई बेहतर गोलकीपर आ गया व्हाटएवर, ठीक है? वो एक फुटबॉलिंग डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन मैं उनको फिर भी स्क्वाड में रखता क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उससे पूरी टीम को, पूरे स्क्वाड को, पाकिस्तान फुटबॉल को बेहद फ़ायदा होता या होना चाहिए। अम, लेकिन यू और अभी तो मज़े की बात ये है कि यूसुफ बट अभी हमारे बेस्ट गोलकीपर हैं। यूसुफ बट से बेहतर गोलकीपर नहीं है पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि यूसुफ बट को जिस बंदे ने आपको इतने साल दिए हैं, जिस बंदे ने अभी भी जो बंदा आपके बेस्ट गोलकीपर है उसको आपने नहीं रखा। तो अब पता नहीं भाई, आई डोंट नो ये टीम किसने सेलेक्ट की है या ये लिस्ट किसने बनाई है? मुझे नहीं लगता सोलानो अकेले ने बनाई है। वरना वो इतने ज़्यादा प्लेयर ना रखता। बट आई एम श्योर कि सोलानो ने अपनी ऑब्वियसली ही हैड अ से इन इट व्हिच इज़ शोन बेस्ड ऑन जो हमारे लोकल प्लेयर हैं इस लिस्ट के अंदर। पहली तो बात ये है अब्दुल्ला शाह कैंप में हैं, इस लिस्ट के अंदर हैं, लेट्स सी इफ ही मेक्स द कट। कॉन्स्टेंटाइन के अंडर वो भी साइडलाइन हो चुके हुए थे। फिर गोलकीपर सिचुएशन जिस तरह के मैंने आपको बताया वो सिर्फ़ लोकल गोलकीपर्स के बीच में रह गई है और वो उस्मान खान और साकिब हनीफ आई थिंक फ्रंट रनर्स हैं। Saqib Hanif more experience, Usman Khan new kid on the block but impressed a lot of people.
अंडर 23 के जो प्लेयर्स अभी खेले हैं सोलानो के अंडर उसके उनकी हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनके नाम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुहिबुल्लाह, हसीब खान और मुहिबुल्लाह पहले पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं बट दे आर स्टिल देयर। हयान खटक ये एक नया नाम है जो सीनियर टीम के लिए अब आ रहे हैं क्योंकि पहले हयान खटक पाकिस्तानी टीम में सीनियर टीम में नहीं खेले। जुनैद शाह पहले खेल चुके हैं, वो भी हैं। अदील यूनस सेम और फुरकान उमर कराची यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, ये भी अंडर 23 में शामिल थे और अब ये सीनियर टीम के लिए भी कंसिडर हो रहे हैं। लेकिन 2 नाम जो सबसे मेरे ख्याल से धमाकेदार हैं इस लिस्ट के अंदर वो हैं कलीमुल्लाह। हाँ जी, कलीमुल्लाह हमारे आई वुड से पाकिस्तान के हिसाब से सॉर्ट ऑफ लेजेंड ही आप उन्हें कहेंगे क्योंकि उन्होंने बाहर खेला, उन्होंने बैरियर्स तोड़े जो पाकिस्तान के काफ़ी फुटबॉलर्स ने नहीं तोड़े पहले। और एक टाइम पे ऐसे जब पीएफएफ जो है वो आई गेस उनको टारगेट कर रही थी या उनके साथ उनको बाहर खेलने नहीं जाने दे रही थी, सो ही फॉट अ लॉट फॉर हिज ओन राइट्स एज़ अ प्लेयर। और कोई भी उनके उनकी क्वालिटी को आज तक किसी ने डाउट नहीं किया कि कलीमुल्लाह कितने अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के लिए। और दूसरा नाम है सद्दाम हुसैन, जिनका आपको पता होगा पाकिस्तान के पुराने आई थिंक कैप्टन थे एक टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लोकल सीन में भी काफ़ी जो है एक्टिव थे। ये इन दोनों प्लेयर्स को आप मेरे ख़्याल से इनकी फुटबॉलिंग क्वालिटी को आप ऐसे डाउट नहीं कर सकते एक्सपीरियंस को। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि इन प्लेयर्स को इस उम्र में, इस स्टेज पे उनके करियर के या लैक ऑफ करियर के आप उनको लेके आए हो जिसकी जिसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो बन रहा है या उठ रहा है। कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि वो यहाँ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो काफ़ी फिट है, उनकी फ़िटनेस अभी भी टॉप नॉच है और जो प्लेयर्स ऑलरेडी आए हैं, उस हिसाब से उनकी फ़िटनेस जो है उनके उनके मुकाबले में ठीक है या उनसे भी बेहतर है। और अगर वो इतने साल ना खेलने के बाद मैच रिदम वगैरह पकड़ सकते हैं और अपनी पुरानी क्वालिटी शो कर सकते हैं तो आई गेस गुड डिसीजन क्योंकि आई थिंक वो 33 साल के हैं, ज़्यादा ऐसे बड़े भी नहीं हुए लोग तो अब फुटबॉल 36 37 38 40 साल तक खेलते हैं। तो मैं इस पे अपना जो है वो अ, क्या मैं बोलूँगा जजमेंट वो अभी रोकना चाहता हूँ और मैच जब होगा मैं इनको खेलते हुए देखूँगा सद्दाम हुसैन और कलीमुल्लाह को तो फिर ही मैं बता सकता हूँ। क्योंकि बिहाइंड द सीन्स मुझे नहीं पता। सद्दाम हुसैन भी एक्टिव थे, वो एक्चुअली यूरोप में 4th या 5th डिवीज़न में खेल रहे थे। किसी नॉर्डिक कंट्री की आई एम नॉट श्योर मुझे चेक करना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली बट वो एक्टिव रहे हैं और मुझे पता है पर्सनली कि वो फिट रहते थे, फिज़िकली फिट जो बंदा रह सकता है विदाउट प्लेइंग फुटबॉल। और कलीमुल्लाह भी आई एम नॉट श्योर कितने एक्टिव रहे हैं बट अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वो फ़िटनेस टेस्ट वगैरह में टॉप कर रहे हैं तो आई एम गेसिंग फिट ही रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डिफ़रेंस होता है फ़िज़िकल फ़िटनेस में और मैच फ़िटनेस में। फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी हो सकती है, आप फ़िज़िकली काफ़ी फिट हो सकते हो, लेकिन मैच फ़िटनेस थोड़ी फ़र्क होती है। मैच फ़िटनेस के अंदर बॉल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, रिदम आ जाती है। तो इवन दो कि एक बंदा फिज़िकली फिट हो जैसे कि कलीमुल्लाह हैं अम, बट वी विल हैव टू सी कि बॉल के साथ मैच रिदम ये सब कुछ जो है वो बंदा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बस मैं ये कहूँगा कि बहुत सरप्राइज़िंग डिसीज़न था बट आई गेस कुछ लोग चाहते थे कि ये वापस आएँ टीम के अंदर या इनको कुछ लोगों ने पुश किया है क्योंकि उनको लगता था कि इनको कंसिडर किया जाना चाहिए। अब सोलानो के ऊपर है क्योंकि आई वुड बी वेरी सरप्राइज़ अगर सोलानो का फाइनल से नहीं होगा कि कौन 23 मैन स्क्वाड जो है वो में शामिल होगा। तो अगर ये लोग वाक़ई अच्छा परफ़ॉर्म करें तो नाम सामने आ जाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि सोलानो पे थोड़ा वो बोला जाए कि भाई इनको रखो, आई एम नॉट श्योर। अगेन पिच पे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना फिट है एंड दिस गोज़ फॉर एवरी प्लेयर तो सब कुछ सामने आ जाएगा हमारे। अच्छा इस पॉइंट पे अब मैं सोच रहा हूँ कि खुद कुछ ना बोलूँ और कोई पुरानी वीडियो चला दूँ अपनी। क्योंकि स्क्वाड तो चलें चेंज होता रहता है लेकिन अब आज भी हमने बात कर ली वो भी बड़े सरप्राइज़िंग बीच में डिसीज़न थे। लेकिन बाकी जो सब कुछ है ना, वही सेम बुलशिट होती है हमेशा। 3-4 साल से जिस तरह के मैंने कहा है मैं वही बकवास कर रहा हूँ। सारे वही बकवास कर रहे हैं जो कि इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। हम हम क्या डफ़र हैं? हम पागल हैं क्या?
माशाल्लाह ट्रेनिंग कैंप की मुद्दत ज़्यादा के बजाय मज़ीद छोटी होती जा रही है। मतलब 12 दिन से हम शुरू हुए थे। सोचा था कि यार अच्छे दिन आएँगे, 15-20 पे चले जाएँगे। 20 दिन का ट्रेनिंग कैंप लोकल प्लेयर्स के लिए जो लीग-शीग नहीं खेलते, वो बेहतरीन बहुत बेहतर है। और फिर बाहर वाले जो प्लेयर्स रेगुलरली लीग-शीग खेलते हैं, वो आ जाएँगे आखिरी कुछ दिनों में, ठीक है? 12 दिन से हम शुरू हुए, 15-20 पे जाने के बजाय हम 8-10 पे आ गए। 8-10 दिन पे आ गए, ठीक है? उसके बाद अब हम 7-8 पे आ गए हैं। मेरे ख़्याल से ये वाला कैंप 7 दिनों का हो रहा है। अगली बार मैं तो कहता हूँ कि रास्ते में ना बस में ही वार्म-अप करवा देना लड़कों को और सीधा पिच पे उतार देना। ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है भाई, बेकार में टाइम ज़ाया है ट्रेनिंग तो। तो मैं कहता हूँ सबका टाइम और सबका पैसा और सबके जो मतलब टेंशन है ना उसको कम करो, और सीधा-सीधा जो है ना बस सीधा ग्राउंड में उतरो। ये 7 दिन का भी करने की क्या ज़रूरत है? इसको 7 से सीधा 0 पे लेके आओ। और कसम से बाकी वीडियो पूरी करने का कोई मूड नहीं है मेरा, लेकिन प्रिडिक्टेड लाइनअप मैं आपको दे देता हूँ। और मेरे ख़्याल से ये प्रिडिक्शन है क्योंकि हमें नहीं पता कि सोलानो किस तरह खेलेंगे, क्या फ़ॉर्मेशन यूज़ करेंगे। बट मैं प्रिडिक्ट ही कर सकता हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि सोलानो अगर वही सिमिलर सिस्टम उन्होंने खेला जो उन्होंने अंडर 23 के लिए खेला है, तो वो समथिंग लाइक अ 5-2-3 फ़ॉर्मेशन खेलेंगे और उसके अंदर मेरे ख़्याल से साकिब हनीफ गोलकीपर होंगे। राव उमर यार, ये राव एक सेकंड मैं इधर ना एक सेकंड के लिए रुकना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये राव उमर का हमेशा नाम अलग क्यों लिखा होता है? कभी उमर हयात राव होता है, कभी उमर राव होता है, कभी राव उमर होता है, कभी राव हयात होता है। समझ नहीं आ रही। तो ख़ैर राव उमर राइट विंग बैक, मोहिब, अब्दुल्ला इकबाल, हसीब खान जो 3 आपके सेंटर बैक हैं, मोहम्मद फ़ज़ल आपके लेफ्ट विंग बैक। मिडफ़ील्ड के अंदर आपके जो 2 हैं वो आलमगीर और राहिस नबी। और आपके आगे बेसिकली एतज़ाज़ हुसैन, आई वुड से ओतिस फ्रॉम द राइट या आदिल नबी फ्रॉम द राइट, ओतिस फ्रॉम द लेफ्ट, ये दोनों साइड्स पे और एतज़ाज़ आपके जो हैं वो अ, सॉर्ट ऑफ नंबर 10, क्योंकि बीच में सोलानो ने 5-2-1-2 भी एक तरह से खिलाया था 5-2-3 के बजाय, जिसमें हयान खटक ये नंबर 10 सॉर्ट ऑफ रोल खेल रहे थे, तो उसमें एतज़ाज़ हुसैन काफ़ी अच्छा फिट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अगेन इतना ज़्यादा मैंने आदिल नबी, एतज़ाज़ हुसैन को नहीं खेलते हुए देखा अपार्ट फ्रॉम क्लिप्स एंड स्टफ, सो आई कैन नॉट से कि उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वो क्या होनी चाहिए, बट ये रैंडम एक जनरल प्रेडिक्टेड लाइनअप है। मैं क्या खिलाता बेस्ड ऑन माय लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जितना मुझे प्लेयर्स का पता है, अज़्यूमिंग कि सबकी फ़िटनेस ठीक है, सब इक्वल लेवल पे खड़े हुए हैं। मैं प्रोबब्ली उस्मान खान को खिलाऊँ गोलकीपर, दाऊद उमर को मैं राइट बैक रखूँ, मुहिब को मैं सेंटर बैक रखूँ, राइट सेंटर बैक अब्दुल्ला इकबाल को मैं लेफ्ट सेंटर बैक रखूँ, फिर लेफ्ट बैक मोहम्मद फ़ज़ल, आलमगीर, गाज़ी, राहिस नबी और आदिल नबी जो हैं अम सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। आलमगीर, राहिस नबी और एतज़ाज़ हुसैन जो हैं वो मिडफ़ील्ड 3 हों और फिर फ्रंट पे मैं खिलाऊँ शाइक दोस्त राइट साइड से, आदिल नबी सेंटर में और ओतिस खान लेफ्ट पे। और इसकी वजह ये है कि मैं एतज़ाज़ हुसैन को, आलमगीर और राहिस नबी तो आपको पता है वो हमारी एक स्टैंडर्ड मिडफ़ील्ड सेट थी। वो दोनों तो अपना काम पूरा करते हैं उसके अंदर। फिर एतज़ाज़ हुसैन को मैं डालता थर्ड मिडफ़ील्डर के तौर पे, क्योंकि आई थिंक विद ऐज उनकी थोड़ी स्पीड वगैरह कम हो गई है, बट वो लेफ्ट फुटेड प्लेमेकर सॉर्ट ऑफ रोल काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। और आगे ओतिस खान ऑलरेडी लेफ्ट विंग से खेल सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। शायद दोस्त एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर हैं, तो वो राइट विंग से कट इन कर सकते हैं। और आदिल नबी मेरे ख़्याल से एक अटैकिंग फ़ोर्स हैं जिनके पास फ़िज़िकली ज़्यादा मेरे ख़्याल से पावर और पेस होगी कंपेयर टू एतज़ाज़ हुसैन, तो वो आपकी फॉरवर्ड लाइन लीड कर सकते हैं। ये मेरी एक रैंडम ये मेरा रैंडम लाइनअप हो जो मैं खिलाऊँ। फ़ॉर्म के तौर पे मैं ये बोलूँगा कि आपको पता है हमने जो लास्ट 2 क्वालीफायर्स अपने खेली हैं एफसी एशियन कप के, 2 मैचेज़ हुए हैं, दोनों हम हारे हैं। 1-0 वर्सेस म्यांमार जो कि स्टीफन कॉन्स्टेंट का आखिरी मैच था और जो मेरे ख़्याल से काफ़ी लोग उन पे टर्न कर गए थे उसके बाद, बिकॉज़ पीपल एक्सपेक्टेड कि वो मैच हम जो है एटलीस्ट ड्रॉ करेंगे या जीतेंगे भी। और उससे पहले था 2-0 वर्सेस सीरिया, जो कि मज़े की बात है कि लोग खुश थे उसके बाद, क्योंकि लोगों ने कहा यार सीरिया के खिलाफ सिर्फ 2-0 हुआ है, अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। तो प्रोग्रेसिंग। तो ये आप दिस गोज़ टू शो के 1-2 मैच के बाद ही लोगों का पूरा मूड जो है वो बदल जाता है। हमारे हमारी जो मुकाबले में टीम है अफ़गानिस्तान,
उन्होंने रिसेंटली मैचेस खेली हैं एशियन एशियन कप क्वालिफायर्स के अलावा उन्होंने काफा नेशंस कप खेला है, जो कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल जो कंट्रीज़ हैं उनमें होता है और कुछ वो गेस्ट कंट्रीज़ बुलाते हैं और उनका आखिरी मैच एक्चुअली 4 सितंबर को था, तो उन्होंने रिसेंटली खेला है। 0-0 था इंडिया के खिलाफ। और उनने इस ड्रॉ के अलावा उन 2 मैच वो हारे। बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने रिसेंटली मैचेस खेले हैं रेगुलरली अम, हमारे से ज़्यादा और एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में 2 मैचेस वो खेले हैं, दोनों हारे हैं। दे आर आई डोंट थिंक टू मच बेटर देन अस बट दे आर डेफिनिटली मोर प्रिपेयर्ड, मोर इन रिदम देन अस, व्हिच एवरीवन इज़ आई गेस। तो ये मैच है जी बैटल ऑफ द लूज़र्स, ठीक है? इसको मैं ये कहूँगा कि कौन-सी टीम सबसे फारिग है। ये जो 2 मैच जीत गया या जो भी कर गया, वो मेरे ख्याल से दूसरी टीम वो बॉटम ही आएगी। क्योंकि बाकी 2 मैचेज़ में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ करेंगे। अफ़गानिस्तान कोई बहुत आला टीम नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। और हम जो नए डायस्पोरा प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, उनकी वज़ह से हमारे पास चांस है, स्पेशली होम पे। लेकिन इसी बात पे मुझे इतनी तप चढ़ती है कि आप अगर सिर्फ़ बेसिक्स पूरे कर लेते ना, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिपरेशन वगैरह के, मसलन 15 दिन का ट्रेनिंग कैंप कर लिया, मसलन फीफा विंडोज़ में आपने फ्रेंडलीज़ कर लिए, थोड़े एक्टिव हो गए, खेल लिया, अपने प्लेयरों को इकट्ठे खिला लिया। मसलन कोच की डिज़ायर्ड कोचिंग स्टाफ को आप ले आए, उसको उनको असिस्टेंट कोच प्रॉपर दे दिए, एनालिस्ट वगैरह दे दिए, तो आप फ़ेवरेट्स होते हैं इस मैच के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा है ना जी ना, हम मर जाएँगे लेकिन हम किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ 6-7 दिन ट्रेनिंग करेंगे। हम फीफा विंडोज़ में हमेशा की तरह कुछ भी नहीं करेंगे और उनको ज़ाया कर देंगे, क्योंकि हम अंडर 23 टीम हमारी सितंबर में खेली है। तो हमारी सीनियर टीम नहीं खेल सकती, क्योंकि हमने जो है वो एक ही बंदे को दोनों टीम का कोच लगा दिया है और हमारे पास कभी पैसे नहीं होते। हम बाहर से कोच तो ले आए हैं, लेकिन हमने उसके साथ अपने पुराने इंटरनेशनल फुटबॉलर डब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट जीतने वाले और उनके टॉप स्कोरर और पाकिस्तान डियोर के विनर्स, उनको हमने असिस्टेंट कोचेस लगा दिया है, सिवाय अदील रिज़की जो कि आपको पता है एक एस्टेब्लिश्ड कोच है पाकिस्तान में, उसके अलावा हमने ये सारे लोग लगा दिए हैं। और भाड़ में गए आपके यंग टॉप कोचेस, आपके यंग एनालिस्ट, शेख हमदान, वलीद जावेद, करीम कराई, एहसानुल्लाह, इस तरह के लोग भाड़ में गए और हम जो है इन लोगों को चुने, इन लोगों को रखेंगे, क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और ये हमारी पाकिस्तान के लेजेंड हैं। अ, दिल चाहता है दीवार में सर मार दूँ अपना, मज़ाक के अलावा। मतलब अगर आप बेसिक्स ठीक कर लेते ना, तो यू वुड प्रोबब्ली गेट अ विन इन दिस मैच। और फिर वो विन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है टू बिल्ड ऑन, और फिर मे बी उसके थ्रू आप अगले मैच में भी अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक विन हासिल कर लेते। और फिर मे बी इस सब की वजह से आप कुछ स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करते, आप कुछ इंटरेस्ट जो है वो लेके आते टीम के ऊपर। मे बी उसके थ्रू आप कुछ फंडिंग सिक्योर कर सकते, फाइनेंशियली आप बेहतर हालत में होते। शायद उसकी वजह से आप कोई फ्रेंडलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कोई बाहर ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बेहतर फैसिलिटीज़ के अंदर। देखा है वो बेचारे सोलानो और प्लेयरों को वो डबल जी डिफेंस का पार्क में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मतलब भाई मैं बचपन में शाम को मगरिब से पहले ऐसे इससे बेहतर ग्राउंड में फुटबॉल खेलता था। ख़ैर, तो मेबी कि कोच के पास कुछ बेहतर होता करने वो समथिंग टू बिल्ड ऑन, और स्नोबॉल इफ़ेक्ट हम देखते हैं अच्छे के लिए। लेकिन स्क्रू इट, दिस इज़ पाकिस्तान फुटबॉल। अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया है और हमें इस फुटबॉल टीम के साथ जोड़ दिया। और अब हमें आज़माइश तो सहनी पड़ेगी। जीत गए तो खुशी होगी, लेकिन जो बैकग्राउंड में हरकतें हैं उनको देख के ये ज़रूर पता लग गया है, या अभी तक पता लग रहा है कि एक्चुअली कुछ सही नहीं होने वाला, एनी टाइम सून एट लीस्ट। मेरी तो आहिस्ता-आहिस्ता ऑनेस्टली बस होती जा रही है, लेकिन एक काम शुरू किया हुआ है वीडियोज़ वगैरह बनाने का, तो अभी तक तो बना रहा हूँ। अम, खैर मैच में मैं शायद वॉच अलोंग या लाइव रिव्यू वगैरह ना कर सकूँ, क्योंकि मेरे एक्चुअली दाँत वगैरह का ऑपरेशन होना है, तो शायद मैं मैच जब जिस दिन हो तब मैं ऐसा बोल ना सकूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी वीडियो अगली बना सकूँ, मैच का रिव्यू वगैरह करने के लिए उतनी जल्दी बनाऊँ। देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देना भाई। अगली वीडियो तक, टेक इट ईज़ी।